हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हल्का सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ओवेरीज क्या है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एग और ओवम। एग या ओवम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, सेक्स हार्मोन को बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के जो नाम है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। फैलोपियन ट्यूब्स आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिनको हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब्स यूनाइट होकर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज यूटरस। यूटरस एक पर्टिकुलर बेबी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सर्विक्स। यूटरस के बाद वाला जो स्पेस है जो कि विजाइना और यूटरस के बीच में आता है, दैट इज सर्विक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजाइना। विजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल, यानी कि एक फीमेल जब अपना बच्चा जन्म देती है तो किस कैनाल की सहायता से देती है, दैट इज विजाइना। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में पहली कंडीशन मैं पढ़ाऊंगी आपको। उस पहली कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या क्या स्टेजेस आते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो नेचुरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स आए कहाँ से? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बिकॉज ऑफ द कॉप्यूलेशन। जब कॉप्यूलेशन होता है तो कॉप्यूलेशन के बाद फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटालिटी शो करते हैं, वो मोटाइल होते हैं। उनको मोटालिटी देने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें म्यूकस ऐड करने के लिए कौन प्रेजेंट है? डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पे जो लिक्विड बनता है दैट इज द सेमिनल फ्लूइड, उसको हम कहते हैं सीमन। तो यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आफ्टर कॉप्यूलेशन क्या मौजूद है? सीमन मौजूद है, यानी कि दैट इज द फ्लूइड इन विच स्पर्म्स आर प्रेजेंट। ऐसा लिक्विड जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट हैं और उसी लिक्विड के कारण स्पर्म्स मोटालिटी शो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मान लीजिए दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवेरीज हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर हम एक साइड वाली ओवेरी बना लेते हैं। ये इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। जब स्पर्म एंटर करते हैं तो स्पर्म की एंट्री थ्रू विजाइना, विजाइना से होते हुए जो स्पर्म की एंट्री होती है वो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है। क्योंकि स्पर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट है जो उस स्पर्म सेल को मोटालिटी प्रोवाइड करता है, उसको घूमने की क्षमता देता है। अब जब स्पर्म मोटालिटी शो कर रहे हैं तो वो अपर ट्रैक्ट में, यानी कि अपर जेनेटल ट्रैक्ट में जाते हैं। अपर जेनेटल ट्रैक्ट का मतलब है पहले स्पर्म्स जाएंगे सर्विक्स में, इस तरीके से सर्विक्स से जाएंगे वो यूट्रस में, और यूट्रस से वो चाहे लेफ्ट या राइट किसी भी फैलोपियन ट्यूब में जा सकते हैं। अब जिस भी फैलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट है उस एग की मेम्ब्रेन के पास जाके वो चिपक जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है
इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो ओवेरी होती है वो ओवम रिलीज करती है। मान लीजिए इस ओवेरी में बहुत सारे ओवम प्रेजेंट हैं, इसमें से एक ओवम रिलीज होके और कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवम भी है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है स्पर्म। अब फैलोपियन ट्यूब में जब दोनों सेल्स प्रेजेंट हैं, फैलोपियन ट्यूब में जब दोनों सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, स्पर्म भी है और ओवम भी है। ये है ओवेरी, ये है मान लीजिए ओवम, यहाँ बना लेते हैं ओवम को, और यहाँ पे इसके ऊपर स्पर्म आके अडहेयर हो गए, चिपक गए इस तरीके से। तो इसी चीज़ को हम डिटेल में यहाँ बनाएंगे। दिस इज द ओवम, दिस इज द ओवम, यहाँ मेंशन कर देते हैं ये ओवम है। अब ये जो ओवम है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे स्पर्म आके अडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, कब रिलीज होगा, 14th डे होगा। ये 14th डे ही क्यों रिलीज होता है, इसकी डिटेल लिंक हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में करेंगे। बट आप ध्यान रखना कि जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, उस रिलीजिंग प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आता है ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवम फ्रॉम ओवेरी। ओवम का रिलीज होना ओवेरी से कहलाता है ओव्यूलेशन। कौन सा डे होता है? 14th डे। अब मैं यहाँ पे डे का नाम क्यों ले रही हूँ, मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड फीमेल्स में एक साइकिल चलती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। और उसी के कारण फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंसेस आते हैं। अब यहाँ पे जो मेंसेस आने का कारण है क्या? ओवम है। जब ओवम फूट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो उसके रप्चर होने से वो ब्लड की फॉर्म में फीमेल बॉडी से, विजाइना से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जब हम ओवम की बात करते हैं तो ओवम का रिलीज होना ओवेरी से कहलाता है ओव्यूलेशन। सेक्सुअल साइकिल की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेलिंग हम ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद पढ़ेंगे। ओव्यूलेशन हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म एट अ टाइम प्रेजेंट है आफ्टर कॉप्युलेशन। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट, ये स्पर्म है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा कि जितने भी स्पर्म्स हैं उनमें से कुछ स्पर्म्स ओवम की मेम्ब्रेन पे, यानी कि ओवम के ऊपर आके अडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। सो हियर द ओवम having the membrane, on this membrane hundreds of sperm adhere like this. ये अडहेयर हो गए, चिपक गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक स्पर्म है वो ही फर्टिलाइज कर पाएगा, बहुत सारे स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर 2 स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं तो एक स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर है 23, 2 में मिला के हो गया 46 और ओवम के खुद के पास अपना क्रोमोसोम है 23, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 46 से ज़्यादा। 46 से ज़्यादा किस में? जाइगोट में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे ये है ओवम और ये है ओवम का न्यूक्लियस। दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम। और यहाँ पे जो स्पर्म होता है उसका केवल हेड एंटर करता है, हेड में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और टेल पोर्शन डिस्कार्ड हो जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है,
This structure is known as zygote. इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? जाइगोट. और दूसरा, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है fertilization. This process of fusion of the male and the female gamete is known as fertilization. ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर रहा है, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है जाइगोट, जो कि एक सेल से बना हुआ, वन सेल, सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है. केवल एक ही सेल प्रेजेंट होती है जाइगोट में जब वो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे पहला प्रोसेस हुआ ओव्यूलेशन, दूसरा प्रोसेस हुआ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है फैलोपियन ट्यूब्स में. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जब बन जाता है तो ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करता है, लगातार डिवाइड करता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है. 1 से 2 सेल, 2 to 4 सेल, 4 to 8, 8 से 16 सेल बनती है, 16 to 32 सेल्स बनती है, 32 से 64 सेल्स बनती हैं और 64 से 120 प्लस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक समान 100 से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं. यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल एक साथ प्रेजेंट हैं. तो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं The structure is known as embryo. स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो. कई बार कुछ जगह आपको एम्ब्रियो का नाम दूसरा मिलेगा. यहां पे इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला. ब्लास्टुला स्टेज क्या होती है? एम्ब्रियो क्या होता है? अगर थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तो इसको ब्लास्टुला बोलेंगे और अगर नॉर्मल बोलेंगे तो इसको एम्ब्रियो बोलेंगे. अब एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है जाइगोट और एम्ब्रियो में? जाइगोट एक सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जो कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना है. एम्ब्रियो मल्टी सेल्ड है. एम्ब्रियो क्या है? मल्टी सेल्ड है. कैसे बना है? डिवीजन ऑफ जाइगोट्स, डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के लगातार डिवाइड होने से बना है. और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है तो आंसर आएगा माइटोसिस. माइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन होता है जिसमें सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर जितना पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में रहता है. तो यहाँ पे बन गया है एम्ब्रियो. अब ये जो बना हुआ एम्ब्रियो है इसका एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये यहाँ तक पहुँच जाती है. ये मान लीजिए ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है और ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यहाँ तक आ चुकी है अपना सफ़र तय करके. इस प्रोसेस को होने में 6 to 7 to 8 डेज लग जाते हैं जब तक एम्ब्रियो यहाँ पहुँचता है. अब यहाँ पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो है उसको आगे डेवलप होना है और डेवलपमेंट के लिए ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस के अंदर जाके धंस जाता है. दैट इज इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल में अंदर चिपक जाता है, अंदर चिपक जाता है. यानी कि जो यूट्रस है उसकी अंदर की जो लाइनिंग है, सबसे अंदरी जो सतह है, लाइनिंग जो है, उसको हम कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और इसको बायोलॉजी में बोला जाता है एंडोमेट्रियम. व्हाट इज एंडोमेट्रियम? इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस. यूटरस की इनर लाइनिंग, अंदर ही अंदर वाली लाइनिंग. यूटरस में 3 लाइनिंग होती हैं, बाहर की, बीच की और अंदर ही अंदर वाली. तो ये जो एम्ब्रियो है ये अंदर अंदर वाली लाइनिंग में जाके चिपक जाता है.
जब ये अंदर ही अंदर लाइनिंग में जाके चिपक जाता है, अडेयर हो जाता है, तो इस प्रोसेस को, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। What is implantation? The process in which embryo attach itself with the wall of uterus or embryo embedded in the wall of uterus, यानी कि एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल में अंदर जाना, अंदर घुस जाना, अंदर चिपक जाना, कुछ भी यहाँ पे नाम आ सकता है, अटैच हो जाना, एम्बेड हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहीं से ही हम बात करेंगे अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। So here the heading is the embryo development and nourishment, यानी कि अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा और उसका नरिशमेंट कैसे होगा। So here implantation, the fertilized egg gets attached. What is fertilized egg? यहाँ पे ये बात की जा रही है एम्ब्रियो से रिलेटेड, क्योंकि fertilized egg is zygote और ये जो जाइगोट है ये लगातार डिवाइड होके एम्ब्रियो बना लेता है, और ये जो एम्ब्रियो है ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? इनर लाइनिंग। मैंने आपको अभी बताया इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस के साथ जाके चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, यानी कि माँ की बॉडी में उस बच्चे को जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है, वो खाना कैसे खाता है, वो सांस कैसे लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। माँ की बॉडी इस तरीके से बनावट में बनी होती है कि वो अपने अंदर वाले बच्चे को, यानी कि फीटस को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे सकती है। Hence, the uterus preparing every month to receive and nurture growing embryo. जब हम यूट्रस की बात करते हैं तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है यूट्रस, इस यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है ये हर मंथ प्रिपेयर करती है अपने आप को दो चीज़ों के लिए। पहली चीज ये प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और दूसरा ये डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। जो इस इनर लाइनिंग की हम बात करते हैं एग्जैक्टली प्रिपेयर करती कैसे है? इस इनर लाइनिंग या एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इस तरीके से, और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से ये इनर लाइनिंग लगातार थिक होती जाती है, और हमेशा इसको क्या लगता है, हर मंथ इसको क्या लगता है कि इसको रिसीव करना है एम्ब्रियो। ये बॉडी फिजियोलॉजी है, ये बॉडी डिज़ाइन एक फीमेल की, उसकी सेक्सुअल साइकिल की, उसकी हार्मोनल साइकिल की, कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो यूट्रस है, इस तरीके से जब ब्लड सप्लाई इसमें बढ़ती है तो लाइनिंग अपने आप थिक होती चली जाती है। ये प्रिपरेशन है बॉडी की। अब इस प्रिपरेशन की वजह क्या है कि इसको हमेशा, बॉडी को हमेशा क्या लगता है कि इसको नर्चर करना है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, और वो स्ट्रक्चर क्या है? एम्ब्रियो। क्योंकि फिलहाल हम फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट में इस एम्ब्रियोनिक लाइनिंग जहाँ पे एम्ब्रियो चिपकता है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हर मंथ ऐसा होता है कि लाइनिंग प्रिपेयर होती है। सो हियर itself every month to receive and nurture growing embryo. The lining thicken and is richly supplied with blood to nourishes the growing embryo. यानी कि जब यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है उस वक्त भी उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को लगातार ब्लड की सहायता से न्यूट्रिशन मिलता चला जाता है। ये बहुत ही सुंदर फिगर है, बहुत क्लियरली समझाया हुआ फिगर है, जिसमें हर बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज द डेवलपिंग फीटस। अब फीटस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ेगा? जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वहाँ पे ब्लड है, वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता चला जाएगा और वो अपनी ग्रोथ शो करता जाएगा, और ग्रोथ शो करते करते वो एक स्ट्रक्चर में डेवलप होने लगेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीटस।
स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीटस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिखाया गया है फीटस का, और ये जो पोर्शन दिखाया गया है, ये पूरा बाहर वाला जो पोर्शन दिखाया गया है ये है मदर का पोर्शन। अब मदर किस तरीके से अपने बेबी को नरिशमेंट देती है उसकी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है अंदर की तरफ, द स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो दिस वन इज द प्लेसेंटा, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस वाली कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये डेवलपिंग प्लेसेंटा है। ये एंडोमेट्रियम वाला हिस्सा है, एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की इनर लाइनिंग। तो यहाँ पे ध्यान से समझें, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग है। इस इनर लाइनिंग में एम्ब्रियो आके चिपका था। अब धीरे धीरे इस अटैचमेंट ने एक नया फॉर्म लिया मदर साइड से, जहाँ पे मान लीजिए यूट्रस है और यहाँ पे एम्ब्रियो अटैच हुआ है। तो ये तो हो गया मदर साइड, ये हो गया एम्ब्रियो साइड। तो मदर की साइड से, यानी कि मदर की साइड से डेवलप होने लग जाती हैं विलाइज। विलाइज हमेशा याद रखना, विलाइज इंक्रीजेस सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो विलाइज बनी हैं ये क्या करेंगी? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी, जिससे उस बच्चे को ऑक्सीजन भी मिलता रहे, न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, और साथ साथ में जो भी वेस्ट वो बच्चा जनरेट कर रहा है वो भी माँ रिसीव कर सके। तो ये जो लेन देन का सारा काम है इसको करने वाली होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि मदर बॉडी से कोई भी चीज भेजनी है बेबी को, अम्बिलिकल कॉर्ड लेके जाएगी। भेजने का मुख्य सामान क्या है? उसका मुख्य सामान है न्यूट्रिशन यानी कि फूड और ऑक्सीजन। और बच्चे से रिसीव करेगी माँ, क्या रिसीव करेगी? वो रिसीव करेगी बच्चे का वेस्ट, यानी कि जो भी ये पर्टिकुलर फीटस वेस्ट जनरेट करेगा वो रिसीव करेगी मदर बॉडी। तो यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन जो हो रहा है, उसको करने वाली कौन है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विलाइज डेवलप हो रही हैं। ये जो रेड कलर का पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये ब्लड वेसल है। ये जो रेड कलर का पोर्शन हमें 3 जगह दिखाई दे रहा है ये मैटरनल ब्लड है, और इस मैटरनल ब्लड की सहायता से इस बेबी को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। प्लेसेंटा, द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है मदर बॉडी से वो किसकी सहायता से मिलता है? प्लेसेंटा की सहायता से मिलता है। मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, यानी कि माँ से बच्चे को जो नरिशमेंट मिलता है वो एक स्पेशल टिश्यू के कारण मिलता है, और ये स्पेशल टिश्यू कहलाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज फुली फॉर्म्ड रेडिश ब्राउनिश एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। किस रंग की होती है? रेडिश ब्राउनिश, यानी कि लाल या भूरे रंग की होती है। इस लाल और भूरे रंग की जो टिश्यू है वो सर्व टू ब्रिंग द फीटल एंड द मैटरनल ब्लड क्लोज एनफ टू परमिट द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द टू, यानी कि ये ऐसा टिश्यू है जो माँ से बच्चे और बच्चे से माँ का जो कनेक्शन है, यानी कि जो एक्सचेंज है उसमें हेल्प करता है। सो हियर this is a reddish brown disc embedded in the uterine wall that serve to bring the fetal and the maternal blood close enough, यानी कि मैटरनल और बच्चे का जो ब्लड है वो आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर सकता है, क्लोज एनफ टू परमिट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू। इट ऑल्सो कंटेन विलाई, ये आ गया। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसमें विलाई प्रेजेंट होती है। ऑन द मदर साइड, माँ की साइड से विलाइज बनती हैं, आर ब्लड स्पेसेस, माँ की साइड से जो विलाइज बनती हैं दीज आर द ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स द विलाई, यानी कि जो मदर की साइड से ब्लड आ रहा है वहाँ पे ही विलाई डेवलप होती है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, यानी कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास कराती है। माँ की साइड से जो विलाई बनी है
वो एब्जॉर्ब करती हैं और बच्चे तक पहुंच जाता है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट का सामान है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि प्लेसेंटा क्या है और अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या है और फीटस क्या है। ओव्यूलेशन हमने पढ़ा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे ओवम ओवेरी से रिलीज हो रहा था। फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए थे और बना था जायगोट। जायगोट के लगातार डिवाइड होने से बना था एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जाके चिपक गया था यूट्राइन वॉल से और चिपकने को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और बन जाता है फीटस। बट यहाँ पे जब वो फीटस बन रहा होता है तो उस वक्त वहाँ पे उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको पकड़ के रखने का काम है वो एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू करता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प फीटस अटैच विद द वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो फीटस की मदद करता है, जिसकी सहायता से फीटस यूट्रस की वॉल से चिपका रहता है। अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या है? अम्बाइलिकल कॉर्ड इज अ कॉर्ड, इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज और मटीरियल। अब यहाँ पे द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज, ये भी हमने बात कर ली थी कि वेस्ट सब्सटेंसेज जनरेट करता है, which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta, यानी कि ये जो भी वेस्ट है ये बच्चे से माँ के ब्लड में आता है और मदर की हेल्प से ही ये बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। फिर आता है गैस्टेशन पीरियड, यानी कि इसमें बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। गैस्टेशन पीरियड क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी takes approximately 9 months, that is 280 days, very important। जो फर्टिलाइजेशन से और जन्म तक का समय है, सिंपल सी बात करें, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेके बर्थ तक का जो समय है, तो ये जो समय है ये है 280 डेज का, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 9 मंथ्स का। तो ये जो 280 दिन का समय है या 9 महीने का जो समय है, इस समय को ही हम क्या बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड लेबर पेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेबर पेन क्या होता है और दूसरा पार्च्यूरेशन क्या होता है। पार्च्यूरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक फीमेल अपने बच्चे को सक्सेसफुली जन्म देती है। व्हेन अ फीमेल गिव बर्थ सक्सेसफुली, और इट इज अ प्रोसेस इन विच अ फीमेल गिव बर्थ सक्सेसफुली, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्च्यूरेशन, यानी कि पार्टीशन होना, मदर से फीटस का अलग होना कहलाता है पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन किसकी सहायता से होता है? ये जो यूट्रस है जिसके अंदर उस बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे बॉडी में, फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। वो जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो टारगेट करता है यूट्रस की मसल्स पे। ये यूट्रस की मसल्स पे जैसे ही टारगेट करता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर के कारण एक माँ अपना बच्चे को जन्म देती है और इसी पेन को कहा जाता है लेबर पेन, जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी पेन है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं। ओव्यूलेशन पहली टर्म, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, इसकी सीक्वेंस भी याद रखना। सबसे पहले ओव्यूलेशन हो रहा है, फिर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, फिर हो रहा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टेशन, जो कि 9 महीने का पीरियड है, 280 डेज का पीरियड है, और उसके बाद में पार्च्यूरेशन, यानी कि जन्म देने का
प्रोसेस। तो ये जो सीक्वेंस है ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं और इनके साथ जो छोटी छोटी टर्म्स है, एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 मार्क्स में आ सकती हैं, 4 मार्क्स में आ सकती हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती हैं।